Welcome back and welcome to our segment कौन हूँ मैं। कौन हूँ मैं में आज हमने इनवाइट किया है मशहूर और मारूफ सदाकार, अफसाना निगार और ड्रामा निगार सुल्तान जमील नसीम साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अच्छा, कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक। आप के बारे में लोग बहुत कुछ जानते होंगे, मतलब कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आई जो आपने छोड़ी हो, क्योंकि पढ़ के मैं भी बहुत एक्साइटेड भी हुई और बहुत इम्प्रेस भी हुई। मैं अपने व्यूअर्स के साथ थोड़ी सी बातें जो हैं आपसे मुतालिक शेयर करना चाहूँगी। ज़रूर कीजिए। मैं आपको ये बताती चलूँ कि सुल्तान जमील नसीम साहब उर्दू अदब के एक कद आवर शख्सियत हैं। ये उर्दू अदब को अपनी फ़िक्री और तख्लीक़ी सलाहियतों के ज़रिए मोतबर बनाए रखने में मसरूफ़ हैं। अफसाना निगारी और ड्रामे के सिलसिले में उनका नाम दर्जा एतबार हासिल कर चुका है। इनके अफसानों के 4 मजमूए खोया हुआ आदमी, साया साया धूप, एक शाम का किस्सा और मैं आईना हूँ शाये हो चुके हैं और इनका एक नावल ज़ेर तसनीफ़ है। इन्होंने सफ़रनामे भी तहरीर किए। इनके बच्चों की लिखी हुई बहुत सी कहानियाँ और एक नावल शाये हो चुका है। ये रेडियो पाकिस्तान, हैदराबाद और कराची के लिए 50 से ज़्यादा ड्रामे लिख चुके हैं और इनके ड्रामों का मजमूआ जंगल ज़मीन खुशबू के नाम से शाये हो चुका है। सुल्तान जमील नसीम ने पाकिस्तान टेलीविज़न कराची के आगाज़ के साथ मुतअद्दिद ड्रामों की मेज़बानी भी की। मुहर्रमुल हराम में तहतुल लफ्ज़ मरसिया पढ़ने की रिवायत में इजाफ़ा करने के साथ पीटीवी के 2 सीरियल्स में अदाकारी भी की। इनके कई अफसानों की पीटीवी के लिए ड्रामाई तश्कील भी हुई और इन्होंने एक सीरियल भी लिखा। और हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आपके जहनों में कोई सवाल हो या आप सुल्तान साहब से बात करना चाहते हैं तो आप डायल कर सकते हैं 0900 11 पर। जी सुल्तान साहब, कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ना करूँ? यहाँ पर तो बहुत सारी आपकी मुझे किताबें नज़र आ रही हैं, मैं इस पे भी गुफ्तगू करूँगी आपसे, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि अदब जो है हमारे माशरे में कहाँ स्टैंड कर रहा है? हम क्या समझें अदब के बारे में कि कितने लोग हैं जो अदब को समझते हैं? आप इस सिलसिले में पहले तो ये देखें कि आपके यहाँ किताब पढ़ने का रुझान कितना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये रुझान रूब तरक्की है तो किताबें पढ़ी जा रही हैं, लेकिन फिलहाल अंदाज़ा ये है कि जासूसी किताबें, मजहबी किताबें ये तो पढ़ी जा रही हैं और शाया हो रही हैं। अदबी किताबें, खालिस अदबी किताबें लिखने वाले खुद ही छापते हैं, तकसीम करते हैं दोस्तों को, और तकसीम करने के बाद उनको ये यकीन नहीं होता कि दोस्त पढ़ेगा। सही। जिसको मैंने किताब मुफ्त दी है वो इसको पढ़ेगा भी। सही। तो किताब पढ़ने का रुझान नहीं है हमारे यहाँ। ये रुझान पैदा करना होगा, जबकि उन ममालिक में जिनकी तकलीद में हमने टेलीविज़न, इंटरनेट और मोबाइल और पता नहीं क्या क्या अपने यहाँ ले लिया है, वहाँ आप देखें कि उनके एक छोटे शहर में भी 20, 25, 50 लाइब्रेरियाँ मौजूद हैं। सही, बिल्कुल। और वहाँ लोग बस में सफ़र कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, रेल में सफ़र कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं किताब, और जो किताब नहीं पढ़ रहा है वो अखबार पढ़ रहा है। तो पढ़ने का वहाँ, यानी मैं आपको ये बताऊँ, टोरंटो में मुझे रहने का इत्तेफाक हुआ है, मेरी फैमिली वहाँ है, कि वहाँ 18 मंजिला लाइब्रेरी है। अच्छा। आप जाइए, जो किताब आपको पसंद है, जो मौजू आपको पसंद है, वो निकालिए, बैठिए, वहीं कॉफ़ी हाउस भी है, कॉफ़ी लीजिए, बैठे रहिए, पढ़ते रहिए, कोई और पढ़ के फिर किताब वहाँ छोड़ के चले जाइए। सही। अच्छा सुल्तान साहब, हमें ये बताइए कि जो इर्द गिर्द का माहौल होता है वो कितना असरअंदाज होता है किसी अदीब पर और शायर पर?
देखिए, माहौल से अदीब और शायर तो मुतासिर होता ही है और उसी माहौल को वो लिखता है। मसलन ये जो गुफ्तगू मैंने अभी आपके सवाल के जवाब में की, ये मैंने लिखी भी है, सही। इसको मौजू भी बनाया है अपने अफसाने का। तो हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि लोग समझते नहीं हैं। अब यानी मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि हमारे यहाँ सियासत हावी है और इसके अलावा तफरीह के जो लवाज़िम हैं, जी जी, वो तफरीह टेलीविज़न पे या इंटरनेट के ज़रिए जो हासिल हो, वो उसकी तरफ मुतवज्जे ज़्यादा हैं। अच्छा। किताब पढ़ने की तरफ या अदब की तरफ, यानी अदब नसर में हो या नज़्म में हो। हमारे यहाँ इस वक्त पाकिस्तान में सबसे मारूफ, सबसे मकबूल और सबसे बेहतर शायर अल्लामा इकबाल हैं। सही, बिल्कुल। आप किसी भी पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी से निकले हुए तालिब इल्म से कहिए कि अल्लामा इकबाल के 5 शेर सुना दो, तो वो नहीं सुना पाएगा। तो इसका सबब यही है कि पढ़ने का रुझान और अदब पढ़ने का रुझान नहीं है। सुल्तान साहब, आपके वालिद सबा अकबर आबादी साहब एक बहुत बड़े शायर, आप शायरी की तरफ क्यों नहीं आए, आप नसर की तरफ क्यों आए? ये मैं लिख भी चुका हूँ और 2-1 मरतबा बयान भी कर चुका हूँ कि इब्तिदा में मैंने गज़ल कहने की कोशिश की थी, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि जो लोग लिख रहे हैं सीनियर और जो लिख गए हैं, जैसे मीर तकी मीर, सौदा, गालिब, ज़ौक़, आतिश, मैं इनसे आगे तो नहीं लिख सकता। मेरा ख्याल अल्लामा इकबाल की फ़िक्र से बुलंद हो ही नहीं सकता। ये जब मुझे एहसास हुआ तो फिर मैं नसर की तरफ आया और तो 1953 की बात है जब से नसर की तरफ हूँ। ज़्यादातर हमने देखा है कि जो अदीब हैं वो बच्चों की कहानियाँ नहीं लिख रहे होते, अवॉइड थोड़ा कर रहे होते हैं। आपने बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ लिखी। और सलमान साहब, मैं इसका सवाल, अपना सवाल को दोबारा रिपीट करूँगी। हमारे साथ एक कॉलर है, पहले एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, थोड़ा सा ज़ोर से बोलिएगा। प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू सो मच। जो आपके ये सेलिब्रिटी गेस्ट आए हुए हैं, मैं उनसे सलाम करना चाहूँगा पहले, और सवाल ये पूछना चाहूँगा कि कोई भी अफसाना निगार, कोई भी ड्रामा निगार मैंने ऐसा नहीं देखा जो एक ड्रामा लिखकर छोड़ दे या अफसाना लिखकर छोड़ दे। अच्छा। यानी कि बहुत सारे वो अफसाने लिखता है, बहुत सारे ड्रामे लिखता है, तो क्या ऐसी बात होती है इसकी ज़िंदगी में, क्या बहुत सारे अनमेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं या क्या वजह? बस ये सवाल पूछना चाहूँगा। ठीक है, अभी हम आपको ऑन एयर आपका जवाब देते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये हमारे एक रेगुलर कॉलर हैं, इन्होंने आपसे सवाल ये किया कि जी अफसाना लिखते हैं, फिर मज़ीद लिखते हैं और मज़ीद लिखते चले जाते हैं, तो क्या उनकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो उन्हें लिखने पर मजबूर कर रही होती हैं? ज़िंदगी में और माहौल में कदम कदम पे ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं जो लिखने वाले को मजबूर करते हैं कि उन मौज़ूआत पर वो लिखे। सही। मिसाल के तौर पे ख़वातीन का मसला है। किसी एक खातून का मसला तमाम ख़वातीन का मसला नहीं होता। सही, बिल्कुल सही बात। लेकिन लिखने वाले की नज़र में मुख्तलिफ ख़वातीन के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। सही। तो वो उन पे लिखता है। तो अब आप ये क्यों चाहते हैं कि अगर एक अफसाना किसी ने लिख दिया किसी एक वाक़े पर, तो फिर उस वाक़े पे वो दूसरा ना लिखे या उस मौजू पे दूसरा ना लिखे? बिल्कुल लिख सकता है और उसका कोई दूसरा रुख होगा। जी।
वो कोई दूसरी बात कन्वे करना चाह रहा होगा। बेशक। सही। मैं आपसे सवाल उस वक्त ये कर रही थी कि अदीब जो होते हैं, राइटर्स जो होते हैं, वो बच्चों की कहानियाँ लिखने से थोड़ा सा गुरेज करते हैं, लेकिन आपने ये बेड़ा उठाया और आपने बड़ी खूबसूरत कहानियाँ लिखी। मैंने तकरीबन 50 कहानियाँ बच्चों के लिए लिखी, एक नावल लिखा बच्चों के लिए, और अब भी लिखता हूँ। जी चाहता है मेरा बच्चों के लिए लिखने को। और बुनियादी मकसद मेरा बच्चों के लिए लिखने का ये होता है कि मैं उनको एक बेहतर इंसान बनने में भी, एक बेहतर शहरी बनने में भी मदद दूं अपनी तहरीर के ज़रिए, और उनमें कुछ लिखने पढ़ने का शौक़ भी उजागर करूं। सही सही। तो मैं इस बात को पेश नज़र रख के लिखता हूँ। अच्छा, आप रेडियो के लिए भी लिखते रहे, आप टीवी के लिए भी लिखते रहे, आप क्या समझते हैं कि अपनी बात को आसानी से पहुंचाने के लिए, कन्वे करने के लिए कौन सा मीडियम जो है वो बेस्ट है? देखिए, बात यह है कि अब तो रेडियो भी कम सुना जा रहा है। ये जो एफएम आ गए हैं उसमें गाने ज़्यादा होते हैं, चिट-चैट ज़्यादा होती है, लेकिन हमारा ज़माने में जो रेडियो था वही एक वाहिद ज़रिया था और वाहिद मालूमात का ज़रिया था। अब वो रेडियो तो न रेडियो का माहौल रहा है, न रेडियो वैसा पॉपुलर रहा है। तो मैंने पहला ड्रामा सन 1857 की जंगे आज़ादी की 100 साला सालगिरह पर मई 1957 में लिखा। अच्छा। हैदराबाद से। अच्छा। और उसका उन्वान था जनरल बख्त खान। सही। उसके बाद से फिर मैं ड्रामे लिखता रहा, और उस वक्त तक लिखता रहा जब तक मुझे ये यकीन रहा कि ड्रामा सुना जा रहा है। ओके, सही। कराची आ गया, कराची से मेरे बेशुमार ड्रामे नश्र हुए, लेकिन जब फिर टेलीविज़न पे मेरा एक अफसाने की ड्रामाई तश्कील, लाहौर में एक साहब होते थे जमील मलिक साहब, उन्होंने मेरे एक ड्रामे की ड्रामाई तश्कील की। एक दो ड्रामों की ड्रामाई अफसानों की ड्रामाई तश्कील यहाँ कराची सेंटर से भी हुई। एक ड्रामे की खुद मैंने ड्रामाई तश्कील की। तो एक सीरियल भी लिखा, 2 सीरियल में काम भी किया। तो अब इस वक्त हमारे यहाँ पावरफुल मीडिया जो है वो टेलीविज़न है। सही। तो आप टेलीविज़न के ज़रिए तरबियत कर सकते हैं अपनी आने वाली नस्ल की भी। मिसाल के तौर पे आपके यहाँ ख़वातीन के प्रोग्राम होते हैं, बच्चों के प्रोग्राम होते हैं, ड्रामे होते हैं, लेकिन बच्चों के प्रोग्राम कम होते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों के प्रोग्राम, एक तो बच्चों के वक्त देखिए कि बच्चों को वक्त किस वक्त होता है कि वो टेलीविज़न बैठ के देखें, और उनकी दिलचस्पियां आजकल क्या हैं। बिल्कुल। इन सब बातों को पेश नज़र रख के आप अगर बच्चों के लिए ड्रामे नशर करें तो बच्चे देखेंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर हम उनकी इंटरेस्ट की चीज़ ला के देंगे तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा और वो उस चीज़ को देखना भी चाहेंगे। आपने अदाकारी भी की, कैसा सीरियल में काम किया, कैसा वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, और क्यों ख्याल आया आपको? क्या ये भी कर सकते हैं? नहीं, मुझे ख्याल बिल्कुल नहीं आया। यहाँ एक प्रोड्यूसर थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हारून रिंद साहब। अच्छा। मेरी पहली किताब 1985 में छपी थी अफसानों की, खोया हुआ आदमी। और यहाँ टीवी, कराची टीवी के जनरल मैनेजर थे अब्दुल करीम बलोच साहब। बलोच साहब मेरे साथ हैदराबाद रेडियो स्टेशन पे काम करते रहे थे। अच्छा। और हारून रिंद वहाँ मेरे ड्रामे सुनते रहे थे, मैं बोलता भी था वहाँ। तो एक दिन मुझे बलोच साहब ने टेलीफोन किया कि मेरा भांजा आपसे मिलना चाहता है और ज़रा उसकी बात सुनिएगा। ठीक है।
अच्छा, मैं था बैंक में, अच्छा। मुलाजिम था। तो पहली बात मेरे जहन में ये आई कि ये रेडियो टीवी वाले मुझसे अगर घर पे आके मिलना चाहते हैं तो किसी लोन के लिए, किसी कर्जा लेने के लिए मिलना चाहेंगे। अच्छा। तो मैं ये सोचता रहा उनके आने तक कि मैं किस तरह से इनकार करूंगा, वो सही। कौन से लफ्ज में लाऊं कि मैं, बलोच साहब ने मना मुझे कर सकूं। टेलीफोन किया है, हाँ। मैं कैसे मना कर दूं। सही। वक्त पे वो घंटी बजी दरवाजे की, और जब देखा तो हारून रिंद साहब अपने आधी कास्ट के साथ, कोई 10-12 लोग उनके साथ, और वो सब अंदर, और उन्होंने बैठ के बजाय लोन मांगने के उन्होंने बात ये की कि साहब, हम तो बचपन से आपकी आवाज़ सुनते आ रहे हैं, और हमारे इस ड्रामे में नूरुल हुदा शाह ने लिखा है, इसमें हम चाहते हैं कि आप एक रोल करें, आपके लिए है वो। अच्छा। मैंने कहा भाई, मेरी किताब अभी आई है, मुझे एक अदीब की हैसियत से मुतारिफ होने दें। आप मुझे अदाकार की हैसियत से मुतारिफ कराना चाहते हैं, मैं नहीं करूंगा। उधर से इसरार और इधर से इनकार। थोड़ी देर में बलोच साहब आ गए। अच्छा। अब इसरार भी नहीं था और इनकार भी नहीं था। अजीब सी कैफियत थी। तो बस फिर मैं आया यहाँ, और हारून रिंद साहब का ड्रामा आसमान तक दीवार, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे, उन्होंने, यानी उसकी 13 किस्तें थी, उन्होंने निहायत इज्जत के साथ, पूरे एहतराम के साथ, जब मैं आता था मुझे बिठाते थे, और वो मैंने सीरियल किया। अब ये इत्तेफाक देखिए कि दूसरे मेरे एक और करम फरमा थे, मोहम्मद बख्श समी, जो उनका भी इंतकाल हो गया। दूसरा सीरियल उन्होंने किया। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप एक कर चुके हैं, एक और कर लीजिए। मैं ठीक है, आ जाएंगे। अब आपने इनकार नहीं किया। अब इनकार नहीं किया, इसलिए कि मेरी 2-3 किताबें आ चुकी थी, सही। और अदब में मुझे जिस तरह से रोशनास होना था, या लोग पहचानना चाहते थे, मेरी ख्वाहिश थी कि जिस तरह पहचाने तो वो पहचानने लगे थे। सही। वो किया मैंने। तो ये है मेरी कहानी। लेकिन रेडियो से, हैदराबाद से मैंने बहुत ड्रामे किए। अच्छा। सही। मेरे साथियों में हिमायत अली शायर थे, मरहूम मोहम्मद अली थे, मुस्तफ़ा कुरैशी थे, अब्दुल करीम बलोच नाम मैं ले चुका हूँ। इसी तरह यहाँ कराची से मैंने ड्रामे किए, बहुत ड्रामे किए। सही। और अब्दुल माजिद और बेशुमार लोगों ने काम किया, वेल नोन जो नेम्स थे। अच्छा सुल्तान साहब, हम आपको ये बताते चलें कि आपके आने से पहले हम अपने व्यूवर्स को 3 हिंट्स देते हैं, सेलिब्रिटी हिंट, और उनको ये पूछना होता है कि आज कौन सी सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद है। उसके बाद कुरानंदाजी होती है, हम लकी ड्रॉ करते हैं, उसमें से कोई एक नाम निकालते हैं। तो जिन्होंने आपको बूझा है वो कराची से हैं, नाम है उनका साहिर। साहिर, आपको बहुत मुबारक हो कि आपने सुल्तान साहब को बूझा, और आपका गिफ्ट हैम्पर आप तक पहुँच जाएगा। शुक्रिया साहब मेरी तरफ से भी उनका कि उन्होंने मुझ गुमनाम को हाय नहीं, ये बूझ क्या लिया। बात कर दी आपने। ये क्या बात कर दी आपने। बल्कि मैं यहाँ पे आपकी कुछ किताबें देख रही हूँ, और मैं व्यूअर्स को भी दिखाना चाहूँगी। ये देखें, ये मैं मेरी आईना चौथी हूँ। किताब है, मैं आईना हूँ। मैं आईना हूँ। इसका जो टाइटल पेज है, इसका टाइटल पेज अगर मैं देख रही हूँ तो आधा फेस, फिर आधा फेस, और फिर आधा फेस। ये आईने के सामने आधा जो है वो हिडन है, आधा छुपा हुआ है, ये आधा है। एक कराची की एक अफसाना निगार है जिन्होंने कई टीवी सीरियल भी लिखे हैं, फिरदौस हैदर, उन्होंने बनाया है।
अच्छा, और ये बहुत खूबसूरत, मैं आईना हूँ, मैं बुक सामने मेरे रखी हुई थी और मेरी नज़र बार बार इसके जो टाइटल पेज है इस पे जा रही थी और मैं देख रही थी कि इसके अंदर उन्हें बताने की क्या कोशिश की है। तो जो मैंने परसीव किया वो ये है, अब मुझे नहीं पता कि मैंने सही परसीव किया है नहीं, जितनी मेरी समझ थी उस समझ से मैंने उसे परसीव किया। और ये एक और बुक खोया हुआ आदमी, ये मेरी पहली किताब है और इसका सरवरक जो है ये मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन आर्टिस्ट जमील नक्श साहब ने बना के दिया। ये भी बहुत खूबसूरत। और एक और बुक है जंगल ज़मीन ये खुशबू। ड्रामों का मजमुआ है, मेरे रेडियाई ड्रामों का मजमुआ। जंगल ज़मीन खुशबू। और अगेन इसके अंदर जो कलर्स डाले गए हैं और एक आउटलाइन दे दी है बॉडी की, एक शेप दे दिया है, उसमें आपको कुछ रूखापन भी नज़र आता है जंगल का, ठीक है, कुछ कहना चाहिए ज़मीन जो है वो हमारी जो है मट्टी की तरह, इसमें जो स्टोन्स टाइप का दिया है इन्होंने, कुछ रफ सी लुक दी है। तो इनफैक्ट जो टाइटल पेज है वो शो कर रहा है आपके जो टॉपिक है, मेन हेडिंग जो है। बहुत खूबसूरत एक और बुक मेरे पास है, एक शाम का किस्सा। एक शाम के किस्से में क्या था? बीबी ये मेरे शहर कराची और हैदराबाद की कहानियां हैं इसमें, 1986 से 96 तक की। सही। अच्छा, ये एक और बुक साया साया धूप, सुल्तान साहब की एक और बुक साया साया धूप। अच्छा सुल्तान साहब, मैं एक चीज़ अभी आपसे पूछूंगी लेकिन इससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगी, वो ये कि अपनी आवाज़ में हमें इस बुक में से कुछ भी पढ़ के बताइए। ठीक, देखिए मैं आपको एक इक़्तिबास सुनाता हूँ ख़वातीन के ही हवाले से। ठीक है। कि मंसूर टेलीफोन पर जो बात कर रहा था वो उड़ती उड़ती साबरा के कानों तक भी पहुंची। जब वो कुछ देर के लिए जाने की इजाज़त लेने अपनी माँ साबरा के पास पहुंचा तो उसने कहा, देखो बेटा, भीख और दुआ दोनों मांगी जाती हैं, मगर भीख को सब बुरा समझते हैं। हक के अलावा जो चीज़ भी छीन कर ली जाए उसको डाका कहते हैं। मजबूरी के अलावा जो चीज़ खरीदी जाए वो जायज़ है, और काम वही अच्छा होता है जिससे दिल मुतमईन हो। साबरा की बातें सुनकर मंसूर हंस दिया। अम्मा, आपके अक़वाले ज़र्री तो नोट करने के काबिल हैं, मैं ज़रा देर में आता हूँ, फिर ऐसे और भी अक़वाल लिखवा दीजिएगा। अच्छा, ये एक बेटे की अपनी बीमार माँ से गुफ्तगू है, और इस बेटे का जो बाप है वो दौलत हासिल करना चाहता है, किसी भी ज़रिए से मिले। सही। माँ को ये बात पसंद नहीं थी तो उसने अपने अलग रहना शुरू कर दिया। उस दौलत से वो न खाती है न पीती है। इलाज भी उसने जब अस्पताल में दाखिल हुई और उसके शौहर ने, बेटा भी अपने बाप के पास रहता था कि इसलिए कि वहाँ उसको सारी आसाइशें मैसर थीं, तो लेकिन बाप गाफिल नहीं था अपनी बीवी से। तो तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? मंसूर ने बताया तो सुनते ही वहीद ने कहा, ठीक है, तुम उनसे कहकर थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाओ, और जब तक मैं इन लोधी साहब से बात करता हूँ, बेहतर है मैं आ रहा हूँ। अच्छा, ये लोधी साहब जो हैं ये एक ऐसे साहब हैं जिनके पास पर्चा गया है अच्छा। जांचने के लिए, और बाप कहता है कि ये मैं ख़रीद लूँगा इनको, अगर ये तुम्हारे नंबर कम हैं तो भाई हर आदमी की एक कीमत होती है। ये लोधी साहब कितने भी ईमानदार हो, सही। भाई इनकी एक कीमत होगी। सही।
मिले ना। और बहुत खूब, और जो आपने हमें एक इक़्तिबास पढ़ के सुनाया वो बहुत अच्छा था, बहुत टची भी था, और एक बिहेवियर, एक एटीट्यूड उसके अंदर नज़र आ रहा था। अच्छा, मैंने इस मजमूए का जो मैं आईना हूँ नाम रखा है, मेरे वालिद का एक शेर है जो मैं सुनाना चाहता हूँ कि तुम्हें 100 रुख नजर आएंगे अपने, मैं आईना हूँ और टूटा हुआ हूँ। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। तुम्हें 100 रुख नजर आएंगे अपने, मैं आईना हूँ और टूटा हुआ हूँ। बहुत खूब। और मैं ये कहूँगी सुल्तान साहब कि मैं आपसे जितनी बातें करूँ उतनी कम है, क्योंकि मैं बातें करती रहूँगी और इतनी कहते हैं इतना ख़जाना है कि जितना निकालूं कम नहीं होगा, बल्कि और मिलेगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने अपना बहुत कीमती टाइम हमें दिया। आप जाएंगे, मीना बाज़ार की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट पर आपके साथ जाएगा। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।